मजा आ नहीं है प्रॉब्लम, चलें जी आगे डिस्कस करते हैं। कल तक हमने बेस यूनिट्स के बारे में पढ़ लिया था। जी। मैंने आपको बताया था बेस यूनिट्स टोटल 7 हैं, याद करना आसान है। लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड इंटेंसिटी। इनको बेस यूनिट्स क्यों कहा जाता है? दो रीजंस से कल मैंने आपको बताए थे। वो दो रीजंस ये हैं कि एक तो ये जितनी भी यूनिट्स हैं इनको स्टैंडर्ड की बेस पर बनाया गया है, और वो स्टैंडर्ड ऐसे हैं जो एक्सेसिबल हैं। और दूसरा क्या था? इनवेरिएबल है। ठीक है ना, यही बात बताई थी ना। वो हाँ। स्टैंडर्ड जो हमने चूज किए हुए हैं वो ऐसे हैं कि वो एक तो एक्सेसिबल भी हैं, यानी कि सबकी पहुंच में भी हैं, आप भी उसे यूज कर सकते हैं, और इन वेरिएबल है, इसका मतलब उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आएगी, और इन बेसिस पर सिर्फ ये 7 ही बनी है। अगर ऐसा कोई और स्टैंडर्ड किसी और क्वांटिटी के लिए दिया जाएगा तो वो फिर बेस यूनिट में लिखा जाएगा, जो कि अभी तक नहीं है। 200-300 सालों से ये काम चल रहा है, और यही 7 यूनिट्स हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। अब आ जाते हैं ड्राइव यूनिट पर। कल मैंने आपको बताया था कि ड्राइव यूनिट की डेफिनेशन ये है कि जब आप कभी भी बेस यूनिट्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या आ जाती है? ड्राइव यूनिट आ जाती है। तो मैंने आपको दो करके बताए थे कि भाई, अगर मैं लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करूं एरिया आ जाएगा, लेंथ वॉल्यूम हाइट मल्टीप्लाई करूं वॉल्यूम आ जाएगा, और वॉल्यूम क्या है? ड्राइव यूनिट है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं स्पीड की बात करूं तो स्पीड इज अ ड्राइव यूनिट, बिकॉज स्पीड किस तरह से मिलकर बनती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये डिस्टेंस जो है वो मेजर होता है किसमें? लेंथ में, यानी कि मीटर में। तो डिस्टेंस के लिए अगर मैं लिखूं ये मीटर, और टाइम के लिए सेकंड, तो अब आप देखो दो बेस यूनिट्स को मैं डिवाइड कर रहा हूं ना, तो इसकी वजह से जो मेरे पास क्वांटिटी आई है उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? ये है क्वांटिटी ड्राइव यूनिट। ठीक है, स्पीड इज अ ड्राइव यूनिट। इसी तरह से अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन भी एक ड्राइव यूनिट है। और क्यों ड्राइव यूनिट है? क्योंकि वो भी इसी तरह से बन रहा है, स्पीड डिवाइडेड बाय या वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब स्पीड की मैंने ऊपर यूनिट लिखी, वो क्या है? मीटर पर सेकंड। और टाइम की यूनिट क्या है? सेकंड। तो आंसर क्या आ जाता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइड करने के बाद ही आया ना, तो इस वजह से ये जो यूनिट है इसे हम क्या कहते हैं? ड्राइव यूनिट। ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं इसकी जो ड्राइव यूनिट है उसके बारे में लिखता हूँ कि लेट्स से हमारे पास जो क्वांटिटी है वो है फोर्स। अब फोर्स मेरे पास एक क्वांटिटी है, तो फोर्स का जो सिंबल है उसे हम कैपिटल एफ से शो कर देते हैं। फोर्स की जो यूनिट है उसे हम यूनिट को क्या कहते हैं? वो यूनिट है न्यूटन। ठीक है, और ये न्यूटन क्या है? ड्राइव यूनिट है। और कैसे बनी न्यूटन ड्राइव यूनिट? तो इस चीज को हम यहाँ पे नीचे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखें, लेट से मेरे पास फोर्स है, और फोर्स को मैं अगर किसी मैथमेटिकल फार्मूले से सॉल्व करूं तो सबसे आसान फार्मूला फोर्स के लिए सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, एफ इज इक्वल्स टू एम ए। यहाँ पर जो मैथ है वो किलोग्राम में लिखा जाता है, एसआई बेस यूनिट। एक्सेलरेशन अभी मैंने आपको लिखवाया मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो यहाँ पर आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास जो यूनिट बनती है उस यूनिट को ड्राइव में हम न्यूटन कहते हैं। और इसका सिंबल क्या होता है? कैपिटल एन होता है। ठीक है ना। यानी कि अगर एसआई बेस यूनिट में पूछा जाए कि फोर्स की यूनिट क्या है तो वो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर आपसे पूछा जाए ड्राइव यूनिट इसकी क्या है, एसआई ड्राइव यूनिट, ठीक है, तो वो क्या है? न्यूटन है दोनों एसआई, लेकिन एक एसआई बेस यूनिट है और एक एसआई ड्राइव यूनिट है। तो इसे हम लिख देते हैं कि यहाँ पर जो आपके पास सिंबल होगा इसका वो है न्यूटन। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं एक और क्वांटिटी की बात करूं और वो क्वांटिटी है वर्क, तो वर्क जो होता है उसका सिंबल हम डब्ल्यू से शो कर देते हैं। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है? तो इसकी यूनिट है जॉउल्स। जॉउल्स का सिंबल क्या है? जे। और ये जॉउल कैसे बनी? तो इसको अगर हम नीचे सॉल्व कर लें यहाँ पर, तो देखें, वर्क, वर्क का जो फार्मूला है वो होता है द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स अगर हम लिखें एसआई बेस यूनिट में क्या लिखी जाती है? ऊपर हमने लिखी हुई है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्टेंस क्या है? मीटर में। तो यहाँ पर जो आपके पास वर्क होगा वो होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास जो वर्क आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये बराबर होता है किसके? जूल्स के। तो यहाँ पर ये आपके पास यूनिट बन गई जिसे हम कहते हैं एसआई ड्राइव यूनिट ऑफ वर्क।
बिल्कुल इसी तरीके से एक और यूनिट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्योंकि ड्राइव यूनिट बहुत सारी है तो इसलिए सारी तो नहीं लिख सकते, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे कुछ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगली यूनिट है पावर। पावर के लिए हम पी का सिंबल यूज कर लेते हैं। पावर की जो यूनिट होती है एसआई ड्राइव यूनिट, वो होती है वॉट। और वॉट के लिए हम कैपिटल डब्ल्यू को यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वॉट की ये किस तरह से बनती है, तो देखें पावर के लिए मैं आपको सोल्यूशन दे देता हूँ इसका, कि जो पावर है वो किस तरह से है। तो पावर बराबर होती है वर्क अपॉन टाइम के। जब हम वर्क को विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑब्जर्व करते हैं ना, तो फिर आपके पास क्या बनती है, पावर बनती है। तो वर्क की यूनिट क्या है, जाउल्स। अभी हमने पढ़ा ना जाउल्स। और टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड। तो जब जाउल्स को आप सेकंड से डिवाइड करते हैं तो फिर आपके पास यूनिट बन जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, वॉट कहते हैं, और इसका सिंबल क्या है, डब्ल्यू, ठीक है। तो ये आपके पास एसआई ड्राइव यूनिट हो गई। एक और ले लेते हैं और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट यूनिट पर चलेंगे, और वो आपके पास है प्रेशर। प्रेशर एक फिजिकल क्वांटिटी है, मेजरेबल है। प्रेशर के लिए हम पी का सिंबल यूज कर लेते हैं। अच्छा, इस जो क्वांटिटी का सिंबल है वो इतना मैटर नहीं करता जितना यूनिट का मैटर करता है, क्योंकि अगर आप क्वांटिटी का सिंबल गलत भी लिखेंगे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपने यूनिट का सिंबल गलत लिखा उससे फर्क पड़ेगा। जैसे अगर न्यूटन का सिंबल एन है और आप स्मॉल एन से लिखें तो ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि स्मॉल एन प्रीफिक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो आपने न्यूटन का सिंबल कैपिटल एन ही बनाना है वो, और आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन मैं अगर क्वांटिटी की जगह पे फोर्स की जगह कुछ और लिख देता हूँ इससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यूनिट उसको रिप्रेजेंट करेगी कि वो क्वांटिटी क्या है। जैसे मैं अगर कहीं पे लिखता हूँ U इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन। अब 20 न्यूटन से ये बात पता चल रही है कि ये U जो है ये फोर्स है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं कहीं पे लिखता हूँ F इज इक्वल्स टू 20 N, अब यहां पर ये फोर्स नहीं है, क्यों, क्योंकि यहां पर स्मॉल एन लिखा हुआ है। ये स्मॉल एन न्यूटन को शो नहीं करता, इसका मतलब ये फोर्स नहीं है। तो यूनिट का जो सिंबल है वो आपके पास सही होना चाहिए, अदरवाइज आंसर गलत हो जाएगा। अब प्रेशर, तो प्रेशर की जो हमारे पास यूनिट होती है वो होती है पास्कल। प्रेशर की यूनिट है पास्कल। और इसको रिप्रेजेंट हम करते हैं या डिनोट करते हैं सिंबल से, और वो सिंबल है पी ए। पी कैपिटल है और ए क्या है, स्मॉल है। अब ये पास्कल यूनिट कैसे बनी, तो इसको भी जरा एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके पास है प्रेशर। तो जो हमारे पास प्रेशर है उस प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया। अब यहाँ पर जो फोर्स है उसे हम लिखते हैं न्यूटन में, और जो एरिया है वो है मीटर स्क्वायर। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर होता है किसके, पास्कल के। और पास्कल को हम डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल पी और स्मॉल ए से, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आ गई ड्राइव यूनिट किस तरह से बनाई जाती है। जी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से बनने वाली जो यूनिट्स हैं वो ड्राइव हैं, और ये बहुत सारी हैं। इनके लिए कोई लिमिटेड क्वांटिटी नहीं है कि मैं कहूँ कि सिर्फ इतनी है ड्राइव यूनिट उसके बाद खत्म हो जाएंगी, नहीं, ऐसा नहीं है। चले अब आ जाते हैं किसके ऊपर, सप्लीमेंट्री यूनिट्स के ऊपर। देखिए सप्लीमेंट्री यूनिट्स वैसे आपकी बुक के अंदर मौजूद नहीं है, ना ही करिकुलम के अंदर मौजूद है, लेकिन क्योंकि सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात हो रही है तो सिर्फ मैंने आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज देने के लिए इसको ऐड कर दिया है, ताकि आपको आइडिया हो कि यूनिट टोटल जो होती है वो एक्चुअली इन तीन ऐसा यूनिट में क्लासिफिकेशन बनती है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। मैंने आपको बताया सप्लीमेंट्री यूनिट्स टोटल दो हैं। सबसे पहली एक कहलाती है रेडियन, और दूसरी जो आपके पास है उसे हम कहते हैं स्टेरेडियन। ये दो यूनिट्स ऐसी यूनिट्स हैं जिनको साइंसदानों ने ना तो बेस यूनिट के अंदर क्लासिफाई किया और ना ड्राइव में किया। उन्होंने कहा भाई इसके लिए अलग यूनिट सिस्टम होगा, और उसे क्या कहा, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब सप्लीमेंट्री यूनिट्स में रेडियन है, तो रेडियन के लिए हम सिंपल आर भी यूज कर सकते हैं, इसके लिए स्टेरेडियन के लिए एस यूज कर लें, क्योंकि मैंने आपसे कहा क्वांटिटी का सिंबल मैटर नहीं करता, लेकिन यूनिट का सिंबल मैटर करता है। जैसे अब रेडियन के लिए जब हम यूज करते हैं कि इसकी यूनिट क्या होगी, तो जो रेडियन आपके पास होता है, या जो भी हम इसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं, उसको रेडियन क्वांटिटी को ही हम कहते हैं, यानी कि ये आपके पास क्या कहलाता है, ये एक प्लेन एंगल कहलाता है, प्लेन एंगल। अब प्लेन एंगल जो है वो क्या होता है, इसी तरह से स्टेरेडियन जो है वो किसके लिए, सॉलिड एंगल के लिए।
और ये किसके लिए होता है? स्फेयर के लिए, सॉलिड एंगल। तो इस क्वांटिटी की या प्लेन एंगल की जो यूनिट होगी उसे हम रेडियन से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि इसी यूनिट से रिलेटेड इसकी यूनिट, क्वांटिटी से रिलेटेड यूनिट है, और सिंबल इसका क्या है? RAD। जबकि ये जो आपके पास स्टेरेडियन है, ये सॉलिड एंगल की यूनिट है, और इसे हम स्टेरेडियन, और इसे हम SR से शो करते हैं, SR। अब ये है क्या? तो देखें, इसके लिए मैंने डायग्राम यहाँ पे शो की हुई है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स के अंदर जो रेडियन है, वो रेडियन एक्चुअली दो रेडियस के दरमियान में, ये एक रेडियस, ये दूसरा रेडियस, इन दो रेडियस के दरमियान में जो एंगल है ना, थीटा, उस एंगल को हम किससे मेजर करते हैं? रेडियन से। वो आप कहेंगे ये एंगल तो डिग्री में मेजर होता है, तो मैथमेटिक्स में इसको हम डिग्री में ही मेजर करते हैं, लेकिन फिजिक्स में इसकी ऐसा यूनिट जो होती है वो क्या होती है? रेडियन होती है। यानी कि फिजिक्स में जब कभी भी आप दो रेडियस के दरमियान में एंगल स्टडी करेंगे, वो डिग्री में नहीं होगा, बल्कि किस में होगा? रेडियन में होगा। और इसका सिंबल क्या है? RAD। और ये आप देखें तो ये वाला जो स्फेयर है ना, ये 2 डायमेंशनल स्फेयर स्फेयर है, जबकि स्टेरेडियन किस में होता है? 3 डायमेंशनल। और इसे सॉलिड एंगल भी कहा जाता है। तो अगर आप देखें, ये जो कोन आपको नजर आ रही है, इस कोन में ये जो दो रेडियस के दरमियान में एंगल है, उसे हम क्या कहते हैं? स्टेरेडियन कहते हैं, और इसका सिंबल क्या है? SR। तो स्टेरेडियन और रेडियन भी यूनिट्स हैं, और इन यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री यूनिट। 2 डायमेंशन में होंगे तो जो थीटा होगा वो रेडियन में मेजर होगा, 3 डायमेंशन में होंगे तो जो थीटा होगा वो किस में मेजर होगा? स्टेरेडियन में मेजर होगा। ठीक है। तो ये आपके एज सच करिकुलम के अंदर शामिल नहीं है, सिर्फ मैंने आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज दी है कि हमारे पास जो दो यूनिट्स होती हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी कहलाती हैं। यहाँ तक क्लियर है बात? जी। चलें, तो अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, क्योंकि ये तो हमारा कल वाला पार्ट था जो थोड़ा सा रह गया था, आज हमने उसको कंप्लीट कर लिया। अब हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का कवर करने जा रहे हैं, और उस टॉपिक का नाम है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी की जो डायमेंशंस हैं वो क्या होती हैं? तो देखिए, इसके लिए हम यहाँ पर ये डेफिनेशन कर लेते हैं कि डायमेंशन क्या है? द पावर ऑफ बेस क्वांटिटी, द पावर ऑफ बेस क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज, अदर फिजिकल quantities, other physical quantities may be expressed, may be expressed, are called dimensions। तो डायमेंशंस क्या है? डायमेंशन वो आपके पास क्वांटिटीज की पावर्स हैं जिनके जरिए आप अदर फिजिकल क्वांटिटीज को क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल मैं अभी आपको दे देता हूँ। इस आर कॉल्ड डायमेंशंस। अब देखो, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल ये है कि आपको पता है कि जो हमारे पास बेस क्वांटिटी है वो है लेंथ, ठीक है ना? तो लेंथ के लिए अगर आपके पास कहीं पर भी लेंथ लिखा हुआ है, तो आपको पता है ये लेंथ होगी, विड्थ होगी, हाइट होगी, रेडियस होगा, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो इसकी यूनिट है वो क्या है? मीटर। लेकिन अगर मैं यही एल के ऊपर क्या लगा दूं? एल स्क्वायर, यानी कि मीटर का स्क्वायर। अब आप जानते हो कि ये जो क्वांटिटी है वो अब फिजिकली लेंथ नहीं रही, बल्कि वो क्या बन गई है? एरिया बन गई है। ठीक है ना? जो पहले थी वो लेंथ थी मीटर के अंदर। अब सिर्फ पावर मैंने चेंज की, तो वो चेंज करने से अब एक और फिजिकल क्वांटिटी बन गई। तो देखें, यही बात तो मैंने यहां पर लिखी है कि द पावर ऑफ बेस क्वांटिटी, द पावर ऑफ बेस क्वांटिटी, जिनके जरिए आप क्या करते हैं? अदर फिजिकल क्वांटिटीज को, अदर फिजिकल क्वांटिटी क्या है? एरिया, और कैन बी एक्सप्रेस्ड। अब इसी तरीके से मैं तीसरी अगर ले लूं, कि अगर मैं इस बेस क्वांटिटी पे पावर लगा दूं क्या? 3, यानी कि मीटर क्यूब। अब ये मीटर क्यूब क्या बन गई? वॉल्यूम।
तो आप देखें और फिजिकल क्वांटिटीज बन रही हैं। इसका मतलब बेस क्वांटिटीज के जरिए आप अगर अदर क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करते हैं तो उसकी जो पावर्स हैं वो आपको क्या बताती हैं, डायमेंशन के बारे में। ठीक है। तो डायमेंशन कितनी होती है, तो जितनी बेस क्वांटिटीज होती हैं उतनी डायमेंशन होती है। अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को शो करने के लिए कितनी आपके पास बेस क्वांटिटीज इस्तेमाल हुई है वो उसकी डायमेंशन बताएंगी। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, स्पीड है। स्पीड का फार्मूला मैंने अभी आपको बताया क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस की जो डायमेंशन है वो है मीटर, यानी कि लेंथ पे मेजर होता है, और टाइम क्या है, सेकंड। मीटर आपके पास एक बेस यूनिट है, सेकंड आपके पास बेस यूनिट है। इसका मतलब स्पीड को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने कितनी डायमेंशन यूज की, दो डायमेंशन इस्तेमाल की। एक डायमेंशन लेंथ की और एक डायमेंशन टाइम की। तो इस टाइम और लेंथ की डायमेंशन के जरिए आप स्पीड को क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है ना, यही तो कहानी एक डायमेंशन कहलाती है। फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी। अब आ जाए जरा यहाँ पर कि कितनी हमारे पास डायमेंशन है। तो जितनी बेस क्वांटिटीज उतनी ही डायमेंशन, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो कल मैंने आपको लिखवाया था, जो पहली क्वांटिटी है उसे हम लिखते हैं लेंथ, फिर मैथ, फिर टाइम। ठीक है, तीन फिजिकल क्वांटिटीज, फिर इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इसी तरह से टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर के बाद आ जाता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और लास्ट में हमारे पास था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है ना, सीक्वेंस मैटर नहीं करता इसके अंदर, ऊपर नीचे आप लिख दे कोई नहीं, बस होनी टोटल कितनी चाहिए, 7। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ मेनी डायमेंशंस आर देयर, तो देयर आर 7 डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, ये वो वाली डायमेंशन की बात नहीं हो रही जो कि हम पढ़ते हैं ना जी, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन ऑफ स्पेस और कर्व, वो वाली बात नहीं है। यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज को शो करने के लिए कितनी डायमेंशन है, 7 डायमेंशन है, यानी कि किसी क्वांटिटी को इन 7 क्वांटिटीज के जरिए एक्सप्रेस किया जा सकता है। अब इसके लिए आपने डायमेंशन क्या क्या लिखनी है, तो देखिए डायमेंशन को लिखने का तरीका ये होता है कि आप स्क्वायर ब्रैकेट में उसका सिंबल यूज करते हैं। जैसे लेंथ के लिए जो डायमेंशन है वो है कैपिटल एल, मैथ्स के लिए जो डायमेंशन है वो है कैपिटल एम, टाइम के लिए जो डायमेंशन है वो है कैपिटल टी, इलेक्ट्रिक करंट के लिए जो डायमेंशन है वो होता है आई, और इसके लिए हम ए भी यूज करते हैं। कहीं कहीं आपको आई नजर आएगा, ठीक है, और कहीं कहीं आप इसको ए डायमेंशन से भी लिखेंगे, ये दोनों करेक्ट। ठीक है। टेम्परेचर के लिए हम जो डायमेंशन यूज करते हैं वो केल्विन होती है, टेम्परेचर के लिए केल्विन, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है ना। इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए आप जो है वो आई भी यूज कर सकते हैं, और सी डी जो इसकी यूनिट थी ना, ठीक है। और लास्ट में जो कैंडेला थी यूनिट, उसका सिंबल है। और लास्ट में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए आप जो डायमेंशन यूज करते हैं वो है मोल। अब आप देखेंगे कि हम यहाँ पर जब डायमेंशन लिखने जाएंगे बहुत सारी क्वांटिटीज की, तो उसमें शुरू की तो लेंथ, मैथ, टाइम, तीन क्वांटिटीज हैं। मोस्टली क्वांटिटीज को आप इन तीन डायमेंशन से क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है वो आपको अब अगला क्वांटिटीज के अंदर शो करता हूँ कि ये फिजिकल क्वांटिटीज में किस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करके अदर क्वांटिटीज बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ यहाँ पर टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आपकी बुक में भी मौजूद है। और वो क्वांटिटीज क्या है, एक है डायमेंशनल वेरिएबल और एक है डायमेंशनल लेस सॉरी डायमेंशनल कांस्टेंट। एक डायमेंशनल वेरिएबल, एक डायमेंशनल कांस्टेंट। दोनों में क्या फर्क है, देखिए डायमेंशनल वेरिएबल ऐसा वेरिएबल है जिसका मैग्नीट्यूड आपके पास वेरिएबल होगा, ठीक है। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास डायमेंशन हो और उसका मैग्नीट्यूड क्या हो, वेरिएबल हो। ठीक है, यहां पर हम लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी हैविंग डायमेंशन
हैविंग डायमेंशन एंड वेरिएबल मैग्नीट्यूड, वेरिएबल मैग्नीट्यूड। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे एनर्जी है। अब एनर्जी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन होती है, ठीक है, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो वेरिएबल होता है। जैसे मैं कहता हूँ कि रात का टाइम हो गया और अब तक मेरी एनर्जी जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, तो इसका मतलब शुरू के टाइम मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा थी सुबह में, और रात होते होते मेरी एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। तो इसका मतलब फर्स्ट टाइम में अगर मेरी एनर्जी 100 जूल्स थी और अब मेरी एनर्जी जो है वो रह गई है 20 जूल्स, तो ये जो मैग्नीट्यूड है ये क्या है, वेरिएबल है। तो यहाँ पर यही बात की है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी डायमेंशन हो लेकिन उसका मैग्नीट्यूड वेरिएबल हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, डायमेंशनल वेरिएबल। इसकी एग्जांपल और भी ली जा सकती है। एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन क्या है, एक ऐसा डायमेंशनल वेरिएबल है जिसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है। इसी तरह स्पीड है, तो हर वो क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा उसे हम क्या कहेंगे, डायमेंशनल वेरिएबल। बिल्कुल इसी तरह से। अब डायमेंशनल कांस्टेंट क्या होगा, तो अब आप देखें उसी डेफिनेशन को यहाँ पर चेंज कर लें। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी डायमेंशन हो, फिजिकल क्वांटिटी हैविंग डायमेंशन बट उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो, वेरिएबल ना हो बल्कि क्या हो, कांस्टेंट हो। एंड कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। अब इसके अंदर हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं, तो इसके अंदर हम एग्जांपल ले सकते हैं कि ऐसी क्वांटिटीज जिनकी आपके पास डायमेंशन तो है लेकिन उसका जो कांस्टेंट है वो वेरिएबल है, यानी कि कांस्टेंट है, जो भी क्वांटिटी है वो कांस्टेंट है। जैसे एक हमारे पास कांस्टेंट होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको आप लोगों ने 9 क्लास के अंदर पढ़ा होगा। ग्रेविटी के चैप्टर में कैपिटल जी से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है 6.67 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो हमारे पास कांस्टेंट है ना, या ये जो आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी डायमेंशन मौजूद है और इसका मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहेगा। चाहे आप अर्थ के बाहर चले जाएं, मून पे चले जाएं, सन पे चले जाएं, वहां पर ये वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा सेम रहेगी। तो इसे हम क्या कहते हैं, डायमेंशनल कांस्टेंट। बिल्कुल इसी तरीके से अब आ जाए डायमेंशनलेस वेरिएबल पर। तो डायमेंशनलेस वेरिएबल क्या होता है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसकी डायमेंशन ना हो, ठीक है। फिजिकल फिजिकल क्वांटिटी हैविंग नो डायमेंशन, हैविंग नो डायमेंशन बट वेरिएबल मैग्नीट्यूड एंड वेरिएबल मैग्नीट्यूड। तो ऐसे आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है, तो देखें इसके अंदर अभी मैंने अभी आपको जो बताया वो इसीलिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी थी कि वो यहां पर आपको यूज हो जाएगा। प्लेन एंगल, अब प्लेन एंगल की अगर हम बात करें या अगर हम सॉलिड एंगल की बात करें, ऊपर अभी मैं आपको यूनिट्स के बारे में पढ़ा कर आया ना, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो प्लेन एंगल जिसको हम थीटा से शो करते हैं और उसकी जो यूनिट होती है वो रेडियन होती थी। इसी तरह से जो सॉलिड एंगल है वो एस आर है, और इसकी जो यूनिट होती थी वो स्टेरेडियन होती थी, ठीक है। इसको भी हम एंगल से ही शो करते हैं, और इसका जो एंगल है उसकी यूनिट क्या होती थी, स्टेरेडियन। अब आप देखें कि प्लेन एंगल हो गया या सॉलिड एंगल हो गया, इसकी यूनिट कोई नहीं होती, यानी कि इसकी डायमेंशन कोई नहीं होती, लेकिन ये क्या वेरिएबल है। अब एंगल 0 डिग्री भी हो सकता है, एंगल 30 डिग्री भी हो सकता है, एंगल 90 डिग्री भी हो सकता है, तो वेरिएबल है ना, ठीक है। और इसी तरीके से ये एंगल भी आपके पास वेरिएबल हो सकता है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसकी कोई डायमेंशन ना हो लेकिन वेरिएबल मैग्नीट्यूड, उसे हम डायमेंशन लेस वेरिएबल कहते हैं। लास्ट में डायमेंशन लेस कांस्टेंट क्या होता है, ऐसे कांस्टेंट जिनकी डायमेंशन भी ना हो और वो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड रखते हो। तो यहां पर हम लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी हैविंग हैविंग नो डायमेंशन
हैविंग नो डायमेंशन एंड कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। अब ये कौन सी क्वांटिटीज होंगी? कोई सी भी आपके पास प्योर नंबर से रिलेटेड जो भी आपके पास क्वांटिटीज हैं, ठीक है, जो प्योर नंबर हो गए या एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट हो गए, ठीक है। अब प्योर नंबर क्या है? 1 है, 2 है, 3 है। ये सारे के सारे क्या है? ये भी तो कांस्टेंट कहलाते हैं ना। इनकी डायमेंशन कोई नहीं होती, ठीक है ना। क्योंकि फिजिकल ये जो आपके पास डायमेंशनल कांस्टेंट है, ये आपको इसकी इंफॉर्मेशन ही कोई नहीं देता। आपके पास एक नंबर है पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14, ठीक है ना। और ये 3.14 चेंज नहीं होगी, ये कांस्टेंट है, और इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमने ये देख लिया कि हमारे पास जो हम अभी क्वांटिटीज लिखने जा रहे हैं वो डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनल कांस्टेंट हो सकते हैं, लेकिन डायमेंशनलेस वेरिएबल या डायमेंशनलेस कांस्टेंट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, ठीक है। यहां तक क्लियर है बात? जी। जी। चले, तो अब हम आते हैं डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज पर। देखिए जी, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज में अब मैं आपको बताता हूँ कि हम किन किन क्वांटिटीज की डायमेंशन को लिख सकते हैं और किस तरह से लिख सकते हैं। तो आपको ये समझ आ जाएगा कि पेपर के अंदर जब कभी भी आपको कोई क्वांटिटी दी जाएगी तो उस क्वांटिटी की डायमेंशन आपने किस तरह से लिखनी है, ठीक है। तो लेट्स से सबसे पहले हम एक क्वांटिटी लिखते हैं, और ये क्वांटिटीज मैं एक साथ लिखवा देता हूँ इसलिए ताकि आपको याद रहे कि मेरे पास अगर एक क्वांटिटी है लेंथ, विथ, हाइट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, रेडियस, ठीक है। ये जितनी क्वांटिटीज है ना, इन क्वांटिटीज को हम किस में मेजर करते हैं? इसकी कोई आपके पास फार्मूला तो नहीं होता। इसको हम किस में मेजर करते हैं? मीटर में। तो क्योंकि इसको मीटर में मेजर करते हैं, तो मैंने अभी आपको ऊपर टेबल में दिखाया था कि मीटर या लेंथ से रिलेटेड जो भी आपके पास क्वांटिटीज होंगी, उन क्वांटिटीज की डायमेंशन को हम कैसे लिखते हैं? कैपिटल एल से। तो इसका मतलब अगर पेपर में पूछा जाए व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ, तो आपका आंसर होगा कैपिटल एल। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ हाइट? आंसर होगा एल। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट? आंसर होगा कैपिटल एल। या फिर वो आपको डायमेंशन लिख कर दे दे और आपसे पूछे बताओ कौन सी डायमेंशन होगी, तो ये सारी डायमेंशन जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं? लेंथ को या एल को रिप्रेजेंट करती हैं। इसी तरह से अगर मैं दूसरी डायमेंशन ले लूं या दूसरी फिजिकल क्वांटिटी ले लूं, तो देखिए मैं वन बाय वन आगे आता हूं। तो मैं एक क्वांटिटी ले लेता हूं, एरिया। अब एरिया का फार्मूला होता है, एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ के लिए हम डायमेंशन यूज करते हैं कैपिटल एल, ऊपर बताया। विड्थ के लिए हम डायमेंशन यूज करते हैं कैपिटल एल, ऊपर बताया। दोनों को जब मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो डायमेंशन बनेगी एरिया की, वो क्या हो जाएगी? एल स्क्वायर। अब पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एरिया, आप आंसर लिखेंगे एल स्क्वायर। या फिर वो आपसे पूछता है एल स्क्वायर दे देता है और आपसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज दिस डायमेंशन, तो आपने इसका आंसर लिखना है एरिया, ठीक है। इसी तरह से एक फिजिकल क्वांटिटी है वॉल्यूम। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको लेके जा रहा हूं ताकि आपको ये चीज समझ आ जाए। वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ, विथ, हाइट। लेंथ की जो डायमेंशन है वो कैपिटल एल है, विथ की जो डायमेंशन है कैपिटल एल है, हाइट की जो डायमेंशन है कैपिटल एल है। तीनों को मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आ जाता है? एल क्यूब। तो ये डायमेंशन बन गई किसकी? वॉल्यूम की। इसी तरह आ जाए नेक्स्ट, डेंसिटी। डेंसिटी का फार्मूला पता है आपको? जी। डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? हम्म, मैस अपॉन वॉल्यूम। केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा ना। डेंसिटी किसके बराबर होती है? मैस अपॉन वॉल्यूम के। तो अभी मैंने ऊपर बताया मैस की डायमेंशन क्या है? कैपिटल एम। वॉल्यूम की डायमेंशन क्या है? एल क्यूब। यो- ठीक है ना। दोनों को जब मैं डिवाइड करता हूं तो देखिए एल क्यूब ऊपर आने के बाद कैसे लिखा जाएगा? इस डायमेंशन को हम इस तरह से नहीं लिखते डिनोमिनेटर में, बल्कि हम कैसे लिखते हैं? इस फॉर्म में, एम और एल माइनस थ्री। ये बात समझ आई ना? एल माइनस थ्री कैसे आ गया?
नीचे प्लस में, तो ऊपर आके क्या हो गया, माइनस में। और आप चाहें तो इन दोनों को एक साथ भी लिख सकते हैं, यानी कि इन दोनों ब्रैकेट्स को बीच में से हटा दें। तो अब ये जो आपने लिखा हुआ है इसे हम क्या लिख देते हैं, ml-3। तो ये डायमेंशन हो गई किसकी, डेंसिटी की। आगे चलते हैं। फिफ्थ क्वांटिटी, ये हम ले लेते हैं स्पीड या फिर वेलोसिटी, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी दोनों की डायमेंशन सेम होती है। तो अगर मैं स्पीड और वेलोसिटी का फार्मूला लिखूं, तो v इज इक्वल्स टू डी अपॉन टी या s अपॉन टी, ये फार्मूला है। ठीक है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या थी, कैपिटल एल। टाइम की डायमेंशन क्या है, कैपिटल टी। तो जब हम इन दोनों को हम सॉल्व करके लिखेंगे तो बताएं किस तरह लिखेंगे, एल एज इट इज आ एल जाएगा, जी LT-1। t-1। गुड। इसी तरह से सिक्स, एक्सिलरेशन और एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं क्योंकि दोनों की डायमेंशन एक ही होती है, एक्सिलरेशन या फिर ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है जी v अपॉन टी। अब देखें ऊपर मैंने v की डायमेंशन लिखी हुई है ना, क्या है, LT-1। तो हम यहाँ लिख देते हैं LT-1, ठीक है, और डिवाइडेड बाय कैपिटल टी। क्या आंसर आएगा, LT- LT-2। ठीक हो गया ना, नीचे जी T1 है, ऊपर जाके -2 हो जाएगा। ठीक है। जी। चले अब 7 पे मैं लिख देता हूँ फोर्स। फोर्स का फार्मूला भी मैंने आपको बताया था, सेकंड लॉ मोशन कहता है F इज इक्वल्स टू एम ए। एम की डायमेंशन कैपिटल एम होती है, और एक्सेलरेशन की डायमेंशन ऊपर मैंने अभी आपको लिखवाई LT-2 है। क्या आंसर आ जाएगा, MLT-2। गुड, MLT-2। ठीक है। इसी तरह से 8 नंबर पे हम चले जाते हैं, वर्क। वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी फोर्स की डायमेंशन हमने लिखी MLT-2, और डी की डायमेंशन है कैपिटल एल। क्या आंसर हो जाएगा, ML2T-2। यस, ML2T-2। इसी तरह से वर्क के बाद अब हम करते हैं जी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv²। अब देखिए जो डायमेंशन होता है ना वो हमें कांस्टेंट की वैल्यूज नहीं देता, यानी कि 1/2 जो है वो एक डायमेंशन लेस वेरिएबल है, ये सॉरी डायमेंशन लेस आपके पास कांस्टेंट है। तो अब इसकी तो जाहिर सी बात है कि कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है, या इसकी तो कोई डायमेंशन होगी नहीं, इसलिए हम इसे नहीं लिखेंगे। हम सिर्फ किसको लिखेंगे, जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी आपके पास क्या होती है, डायमेंशन होती है। तो मास की डायमेंशन कैपिटल एम है, जी और वेलोसिटी की डायमेंशन हमने क्या लिखी थी, LT-1, और ऊपर स्क्वायर है। तो जी। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा इसका, एम एम तो एज इट एल इज है, टू टी माइनस टू बिल्कुल, ML2T-2। ठीक हो गया। इसी जी। तरह से पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। ठीक है। यहाँ जी पर m मैथ है, कैपिटल एम से शो होता है। जी ग्रेविटी ऊपर हमने लिखी थी ना इसकी डायमेंशन, एल टी जी। माइनस टू मल्टीवर्स। और h कैपिटल एल से शो होता है। तो आप बताएं जी। इसका क्या आंसर आ जाएगा, ML2T-2। गुड, ML2T-2। चले एक और लिखते हैं, टॉर्क। टॉर्क जो होता है उसका फार्मूला होता है मोमेंट आर्म मल्टीप्लाई बाय फोर्स। मोमेंट आर्म या रेडियस, उसकी डायमेंशन हमने पहले ही लिखी हुई है, कैपिटल एल, और फोर्स की डायमेंशन क्या थी, MLT-2। अगेन आंसर क्या आ जाएगा, ML2T-2। ML2T-2। गुड। चले 12 पे एक और लिख लेते हैं, प्रेशर। फोर्स प्रेशर पर का यूनिट। फार्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की डायमेंशन है MLT-2, और एरिया क्या है, L²। क्या आंसर आ जाएगा, ML -2
-1 नहीं, 1 - 1 T - 2। T-2। क्लियर है ना बात? तो जी। देखें, इस तरह से पेपर में एक क्वेश्चन तो इसका इस तरह आ जाता है कि वो मोस्टली आपको फिजिकल क्वांटिटी देगा और आपसे कहेगा कि बताओ उसकी डायमेंशन क्या होगी, या फिर कभी कभार उल्टा वो इस तरह पूछ लेता है, वो आपको डायमेंशन दे दे ये, और आपसे पूछे बताओ ये डायमेंशन किस फिजिकल क्वांटिटी की है। तो एमसीक्यूज में ऑप्शन गिवन होंगे, आप कह देंगे भाई ये जो आपके पास डायमेंशन है, ये डायमेंशन इस क्वांटिटी को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। इन केस अगर आपको ये पहचानने में आसानी ना हो, यानी कि मुश्किल हो रही हो कि भाई ये कैसे पता चलेगा, तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। देखें, एम जी। की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, यूनिट उसकी किलोग्राम, एल क्या है मीटर, और टाइम क्या है सेकंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर अभी हम पढ़कर आए ना, क्या होती है, न्यूटन। तो न्यूटन जो है जी। वो किस क्वांटिटी को कहते हैं, फोर्स को कहते हैं। ठीक जी। हो गया ना? तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज है कि डायमेंशन हमने पढ़ तो ली है, लेकिन डायमेंशन में बड़े सारे मसाइल भी हैं। अब मसाइल क्या है कि देखें, जैसे वर्क है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, आप देखें इन सब की डायमेंशन एक ही है। अब अगर जी। एक ही डायमेंशन है तो हमें कैसे पता चलेगा, अगर फॉर एग्जांपल पेपर में क्वेश्चन आ जाए, बताओ भाई ये डायमेंशन किस फिजिकल क्वांटिटी की है, तो भाई इसका आंसर तो वर्क भी है, इसका आंसर तो काइनेटिक एनर्जी भी है, इसका आंसर तो पोटेंशियल एनर्जी भी है, इसका आंसर तो टॉर्क भी है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस डायमेंशन की फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअली वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या टॉर्क है? तो यहां पर आके लिमिटेशन आ जाती है। डायमेंशन हमें दो तीन फिजिकल क्वांटिटीज की सेम हो सकती है, लेकिन इन डायमेंशन से आप एग्जैक्ट फिजिकल क्वांटिटी को नहीं शो कर सकते, ये इनकी लिमिटेशंस है। जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया कि 1/2 जो है ये कांस्टेंट है और इसकी डायमेंशन नहीं होती, तो ये भी एक लिमिटेशन है कि डायमेंशन की लिमिटेशन ये है कि ये कांस्टेंट्स की वैल्यूज को शो नहीं करता। ठीक है, इसी तरह से जो डायमेंशंस होती हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गए, जो हमारे मैथमेटिक्स के और फंक्शन हो गए, इन फंक्शंस को ये एक्सप्लेन नहीं करता। तो ये कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं, जिन लिमिटेशंस को हम आगे जाकर लिखेंगे ताकि हमें पता रहे कि जिन वजह से हमने ये काम जो है वो किया था। ठीक है, अब एडवांटेजेस पे आ जाए। डायमेंशन की लिमिटेशन तो चलो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दी, आगे जाके हम लिखेंगे भी। लेकिन डायमेंशन के दो एडवांटेजेस भी हैं, क्या क्या? सबसे पहली डायमेंशन की जो एडवांटेज है वो ये है कि इस डायमेंशन के जरिए हम किसी फिजिकल फॉर्मूले को चेक कर सकते हैं कि आया वो फार्मूला ठीक है या नहीं, बाय यूजिंग डायमेंशंस, बाय यूजिंग डायमेंशंस वी कैन चेक, वी कैन चेक द होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन। होमोजेनिटी क्या होती है, इस चीज को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन यानी कि कोई भी फिजिक्स की एक इक्वेशन आपको दे दी जाए और उस इक्वेशन के बारे में पूछा जाए कि भाई बताओ ये इक्वेशन जो है वो फिजिकली डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, तो आप डायमेंशंस के जरिए आप प्रूफ कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से दूसरा इसका एडवांटेज क्या है, बाय यूजिंग डायमेंशंस वी कैन ड्राइव अ पॉसिबल फॉर्मूला, ड्राइव अ पॉसिबल फॉर्मूला। तो हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशंस की मदद से कोई फार्मूला जो है वो भी ड्राइव कर सकते हैं और उसकी यूनिट भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज फिलहाल हम इसको यहीं तक रखते हैं, और कल हम इसके अंदर होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन और इसके फार्मूले को ड्राइव करना सीखेंगे कि वो कैसे किया जाता है।